Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Adu Point। आई होप आपने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो तो देख ली होगी। चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करें। ऑब्जेक्टिव की सारी वीडियो मैं एक के बाद एक यहाँ पर देते जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट ऑडियो अपलोड हो चुकी है ऑब्जेक्टिव की। चैप्टर टू पे हम आ जाते हैं। चैप्टर टू जो है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वैसे तो देखिए अब जो है अपने यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया है 2013, अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारा पुराना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अगर आप 2013 भी लिखते हैं तो वहाँ पे नोट डाल दीजिएगा कि अब ये अमेंडमेंट हो चुका है, तो सही होगा। अगर अपन बात करें कि पर्सन्स वर्किंग इन द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, मतलब जो व्यक्ति काम करते हैं किसी फर्म में वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, तो वो अपने आप में कहलाते हैं पार्टनर्स, यानी साझेदार कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर अपन बात करें कि पर्सन वर्किंग इन द पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली कॉल्ड, अगर जो है यही व्यक्ति, अगर सभी लोग मिल जाएं और सब लोग मिल करके ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को अपन बोलेंगे फर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर वो अकेले होंगे तो साझेदार यानी कि पार्टनर, लेकिन अगर वो सभी लोग मिलकर एक ग्रुप की बात करें कि ये ग्रुप क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा फर्म, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब होता क्या है, हमारी आदत हो जाती है हर बार ऑब्जेक्टिव, टर्मिनल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड वगैरह में दिया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 20 10 20। ठीक है, और जैसे ही मिनिमम आया तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं 10 होगा कि 20 होगा। बैंकिंग में 10 होता था, अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गई। ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, अगर क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। ठीक है, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस। ओके, बैंकिंग बिजनेस में कितना होता है, मैक्सिमम 10। लेकिन अगर आप बात करें आपके पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में होते हैं आपके, मतलब जनरल पार्टनरशिप में, अगर नॉर्मल अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे तो नॉर्मल पार्टनरशिप में कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात की हमने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस, यानी कि किसी भी सामान्य साझेदारी व्यापार में जो है अधिक लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, 20, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, आपके साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग। अगर बात करें कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग 100 हो गया है। कुछ लोग बताते हैं कि 50 हो गया है, गलती से भी 50 मत लिखिएगा, क्योंकि 50 जो है ना ये आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए है। अभी हम आगे देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सामान्य बिजनेस में कितने हैं, 20 हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बता दिया है मैंने आपको। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 हो गए, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये एक्ट नहीं दे रखा कि आप किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, तो आप जिसके भी अकॉर्डिंग लिखें, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताइए जनरल बिजनेस में, आपको कोई भी एक्ट नहीं दिया कि 1932 के अकॉर्डिंग बताइए या 2013 के अकॉर्डिंग बताइए, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख लेना, बाकी उसके बारे में नोट डाल देना, या इवन दोनों लिख देना कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इतने होते हैं और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013 इतने होते हैं, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50, लेकिन किस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। ठीक है, यानी कि सीमित दायित्व साझेदारी में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली सामान्य रूप से जो आपका साझेदारी यानी पार्टनरशिप होता है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक स्पेशल प्रोविजन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसमें उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, किनकी, पार्टनर्स की, मतलब उनका दायित्व जो है वो सीमित होता है। तो अगर ऐसी पार्टनरशिप है तो फिर आपका मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दैट इज 50 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बोला अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच ले डाउन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा अनुबंध जो क्या कर रहा है कि सभी साझेदारों को, सभी आपके पार्टनर्स को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बांध कर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आपने एक साझेदारी सलेख बनाया जिससे क्या होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून, उनके राइट्स ड्यूटीज़ यानी अधिकार और दायित्व फिक्स कर दिए जाते हैं कि किसको क्या करना है और क्या मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, साझेदारी सलेख कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। आपको पता है कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक स्पेशल कॉज होता है। ठीक है ना, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जनरली अगर आपसे पूछे कि द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इज, तो अनलिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज हर इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। मतलब क्या एक साझेदार अपने दूसरे साझेदारों
की सहमति के बिना अपना इंटरेस्ट, अपना जो लाभ है वो किसी और को हस्तांतरित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा कैन नॉट लिखा है यहाँ पर, इसलिए ट्रू है। अब होता क्या, हमने बुक में मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या साझेदार, क्या एक पार्टनर अपने हिस्से का राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? तो नहीं कर सकता। और फिर आपने बोला यहाँ पे ट्रू लिख दिया सर, तो ट्रू इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट दिया है कि नहीं कर सकता, ये बात सही है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड को बनाना ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है, दैट इज कंपलसरी नहीं है। नॉट कंपलसरी भी लिख सकते हो, वॉलेंट्री भी लिख सकते हो, ऑप्शनल भी लिख सकते हो, तीनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, कोई काट नहीं सकता। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख के अभाव में, द प्रोविजन स्टेटेड इन। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो है ना अच्छों को बिल्कुल हैरान परेशान कर देता है कि इसमें लिखे क्या कि पार्टनरशिप डीड के अलावा कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। कुछ महान लोग इसमें लिख के आएंगे, इसके एब्सेंस में होता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। शाबाश। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसके एब्सेंस में कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, तो उसके एब्सेंस में होगा आपका पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसमें वो रूल दे रखे हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वो ना लिखें आप, ये लिखें, दैट विल बी एक्यूरेट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, और मोस्टली स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद वाला भी बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। साझेदारी सलेख के अभाव में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब होता क्या, जैसे ही हमने इंटरेस्ट सुना 6%, 6% हम जग जाते हैं, बिल्कुल जय हो, भगवान जी की जय हो, 6%, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं लगता, नील रेट है। अभी यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे नील दिख गया होगा तो आप समझ गए होंगे, बाकी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसी मिस्टेक हो जाती है। जैसे ही हमने ये पढ़ा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6%, अब हमने ये भी नहीं देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील परसेंट, 0%। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेम वैसा ही, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नील, 0%। लेकिन अगर आपसे कह दे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कंपलसरी 6% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कंपलसरी? 6% पर एनम। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, कि साझेदारी सलेख के अभाव में केवल और केवल ऋण पर ब्याज जो है आपका 6% होता है, आहरण पर ब्याज नहीं लगता है, तथा आपके पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर। साझेदारी सलेख के अभाव में सभी पार्टनर के बीच में, सभी साझेदारों के बीच में लाभ बराबर बटेगा, भले ही किसी ने कितनी भी कैपिटल दी हो। इस टाइप का आपको वो सम भी याद आ रहा होगा, आपके इसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं कि आपको बताया नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में क्या रेशो है वगैरह है, तो उसमें बराबर बराबर बांटना होता है। ठीक है, और अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ड्राइंग नहीं देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, तो पता ही है आपको। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह आती है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। कंपलसरी ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का एक आधी ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है मोस्टली। ठीक है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। वहीं अगर मैं ऐसी बात करूं कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की कंडीशन में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल बोले तो स्थायी पूंजी के आधार पर 2 अकाउंट बनते हैं, आपके साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील खाते के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है आपका एक ही खाता बनता है, वो उस खाते का नाम होता है साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंग्लिश में, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द फाइनल प्रॉफिट अराइव्ड आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इज मेड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि सारे एडजस्टमेंट को निपटाने के बाद, जो लास्ट में आपके पास में प्रॉफिट बचता है, लाभ बचता है, उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज बांटने योग्य लाभ। ठीक है, जो बात विभाजन योग्य लाभ कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आता है आपका द फॉर्मूला टू फाइंड कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वही वाला है जो मैनेजर कमीशन अपन निकालते थे, आपको वो सम भी याद हो जिसमें 1,23,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होता था। ठीक है, उसमें से अपन 60,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह हटा देने के बाद में अपने को 3,000 इंटरेस्ट निकालना होता था और 60,000 रुपये अपना प्रॉफिट बचता था। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, कुछ बच्चे तो फॉर्मूले से करते हैं, उनको इशू नहीं आएगा, वो कर लेंगे प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन जो लोग वो सिंस जमा के करते हैं ना, वो डबल डॉट बना के करते हैं कि सिंस 105% इज इक्वल्स टू इतना, तो 100%। अब ऐसे बच्चों को फॉर्मूले में इशू आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला था यहाँ पे प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट कौन सा, यहाँ पे रेट वो वाला लगेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, किसका रेट, कमीशन का रेट।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। काय का रेट, कमीशन का रेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए अगर आपको आहरण पर ब्याज मिलता है ना तो ये आपके फर्म के लिए इनकम है। कैसे? देखिए आप साझेदार हैं, आपने पैसा निकाला, आप पार्टनर हैं, आपने जब उसको फर्म को पैसा दिया तो फर्म को क्या होगा, उस पैसे के साथ आप ब्याज देंगे, तो फर्म के लिए वो इनकम इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज, एक साझेदार का, एक पार्टनर का अपने फर्म से क्या रिलेशन होता है? तो देखिए फर्म होता है प्रिंसिपल और आपका जो पार्टनर होता है वो होता है एजेंट, यानी कि मालिक और एजेंट का संबंध होता है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू बी ए पार्टनर, एक साझेदार बनने के लिए मस्ट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एक पार्टनर बनना चाहते हैं, एक साझेदार बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो है अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अनुबंध करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अनुबंध करने की यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी मतलब क्या? मतलब ये कि आप मेजर होने चाहिए, कम से कम 18 साल के होने चाहिए, अनसाउंड माइंड होने चाहिए, आगल पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होने चाहिए, यानी कि कानून द्वारा किसी भी चीज़ पर प्रतिबंधित आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ, नहीं इसके बाद अगला पॉइंट मैंने ये भी समझा ही दिया, एबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक व्यक्ति को पार्टनर बनने के लिए मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का, साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का स्वामी होना चाहिए, ठीक है, अगला पगला दीवाना ना हो कोई। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब यहाँ पे उस सामने वाले व्यक्ति को कानून से प्रतिबंधित ना कर रखा हो, मतलब उसको तड़ी पार कर दिया हो, जिला बदल कर दिया हो, कोई केस चल रहा हो उसके ऊपर, ऐसा व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये विडंबना ही है हमारे यहाँ की कि ऐसा व्यक्ति नेता जरूर बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, देखिए आपके पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना, साझेदारी फर्म का अगर आप पंजीयन करते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल होता है, वॉलंटरी होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि अनिवार्य नहीं होता है, नॉट कंपलसरी होता है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आप लिखते हैं, ऑप्शनल लिखिए या वॉलंटरी लिखिए या नॉट कंपलसरी लिखिए, तीनों ही चलेगा, तीनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं होता है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द कैपिटल अकाउंट हुज बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, एक ऐसा पूंजी खाता जिसका जो शेष है वो हर वर्ष चेंज होता हो, हर वर्ष परिवर्तित होता हो, उसे क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द कैपिटल अकाउंट हुज बैलेंस डज नॉट चेंज एवरी ईयर, ऐसा आपका कैपिटल अकाउंट, ऐसा पूंजी खाता जिसका बैलेंस हर साल चेंज नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं आपका फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड यानी होता है कि स्थाई पूंजी खाते, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, मतलब साझेदार के बीच में लाभों को बांटने के लिए क्या बनाया जाता है? तो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मतलब अगर आपसे ऐसा भी पूछ ले कि द मेन पर्पस टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज, तो उसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों के बीच में लाभ को बांटने के लिए। कुछ लोग लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के लिए, वो सब नहीं आएगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप डीड को एक और क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब नहीं तो लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड ही तो कहते हैं, साझेदारी सलेख कहते हैं, तो अब हिंदी में तो लिखना नहीं, इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को इंग्लिश में नहीं लिखना है, तो उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 के भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 1 आपने देख लिया होगा और चैप्टर 3 इसके जस्ट बाद आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगा, तो आप चैप्टर 1 कंप्लीट कीजिए और चैप्टर 2 आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक कीजिए और उसे भी देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उसे आप शेयर करें, और इवन अगर हो सके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको अपने स्टेटस पर डाल लीजिए, ताकि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये रिक्वायर्ड हो, जिसकी ज़रूरत इससे पूरी हो सकती हो, शायद उसके 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ सकते हों, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने स्टेटस पर डाल लें और उसे भी हेल्प करें, ठीक है। किसी और व्यक्ति की भी हेल्प हो जाएगी। तो मेरी मेहनत, जो मैंने इतनी मेहनत की है, आज सुबह से बैठा हूँ मैं और बिल्कुल रात हो गई है मुझे ये वीडियो बनाते बनाते, और ये जो मेहनत की है मुझे इसके बदले कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ इतना चाहिए कि किसी का हेल्प हो जाए, किसी की, और किसी के 2, 4, 5 नंबर बढ़ जाए। थैंक यू।